Hey guys and welcome back to class study. As you can see in this video lecture, we are going to cover carbon and its compound. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो इस वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और ये जो जो स्लाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इसको आप भी डाउनलोड कर सकते हो। बस इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, बस उस पर एक बार टैप करना है। उसमें एक टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है बस, और उसमें ज्वाइन कर लेना है। और उसमें इस तरीके के काफ़ी सारे नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, रेगुलर टाइम पे आते रहेंगे। और ये सारे नोट्स जो है ना, वीडियो से पहले अपलोड हो जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर होने वाला है। बस इसमें जो हार्ड टॉपिक आता है वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। बस अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड समझ गए तो ये चैप्टर तो फिर बहुत इजी है। और अब एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, क्या ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वो पूरी एनसीईआरटी कवर करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये पूरी एनसीईआरटी कवर करता है। और मैंने एनसीईआरटी में से ही ये नोट बनाया है। ओके, तो आप लोग इसको यूज़ ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने जब भी चैप्टर का नाम पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग कार्बन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि हम इस पूरे चैप्टर में केवल कार्बन की ही बात क्यों करेंगे। तो मैं बता दूं कि जो हम लोग का अर्थ क्रस्ट है ना, उस पे केवल 0.02 कार्बन अवेलेबल है। ओके, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इससे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कार्बन कितनी कम मात्रा में है। ओके, लेकिन जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, देखो मैं इधर डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स को अलग अलग करना चाहता हूँ। कार्बन कम मात्रा में है, बट कार्बन कंपाउंड्स जो है वो इतने अधिक मात्रा में है कि अगर हम पूरे कंपाउंड्स को भी मिला लेना, तब भी कार्बन कंपाउंड्स उससे अधिक है। ओके, ये था फैक्ट। तो चलो, अब हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड को। और मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक तुम्हें ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब तुम एनसीईआरटी की रीडिंग खुद से करोगे। लेकिन हाँ, मैंने सब चीज़ तुम्हें बता दी है। ओके, तो अब डिफरेंशिएट करने वाले हैं कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड को। जैसा कि तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड के बारे में, तो हमें बताया गया था कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट आता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बट कोवेलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, काफ़ी ज़्यादा लो होता है। क्लियर? और एक और चीज़, जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, वो प्लस और माइनस, यानी प्लस और माइनस के बीच का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है ना। और आयनिक बॉन्ड में आयंस आयंस होते हैं। ओके, तो जो आयंस के बीच का अट्रैक्शन होता है वो तुम लोग सब समझ ही सकते हो, जब अपोजिट आयन है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इस वजह से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक बॉन्ड में, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ओके, और वहीं अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। तो देखो, अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को जैसे ही बॉयल करते हैं, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो इसके एटम्स जो है ना टूट के मतलब बॉयल हो जाएंगे। ओके, तो अब जो लास्ट पॉइंट है, आयनिक बॉन्ड में आयंस की फॉर्मेशन होती है। आयंस मतलब प्लस प्लस और माइनस वाला आयन, यानी एनायन और कैटायन। ये सब तुम लोग जानते ही हो। और सेम अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में देखें तो इसमें आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अगर तुम अभी लिख रहे हो तो ग्रेट, नहीं तो फिर नोट्स डाउनलोड करके लिख लेना। और अब देखो, अब जो है ना, हम लोग की एनसीईआरटी बुक में एक चीज़ कंपेयर करने को बोला था कि हमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का कंपेयर करना है। तो चलो कंपेयर करते हैं। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, ये जो पिंक वाला बॉक्स है ये कोवेलेंट बॉन्ड वाला है। इसमें तुम लोग एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट नोटिस करो, 290 केल्विन। सिमिलरली अगर हम इधर NaCl का मेल्टिंग पॉइंट नोटिस करें, दैट इज 1074 केल्विन। ओके, तो देख सकते हो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना कार्बन कंपाउंड्स का, वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है।
वहीं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ओके, तो अब हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि कार्बन के बारे में है। देखो, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 6 होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर तुम लोग भूल गए हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं याद दिला दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर होता है एक एलिमेंट का, फिर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग कहते हैं। रुको मैं तुमको शॉर्ट में वो भी बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों चलो एक एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम है सोडियम और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ओके, तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि KLMN इस टाइप के सेल होते हैं। तो जो के सेल होता है ना, जो के सेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो एल सेल होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और जो एम सेल होता है, रुको, जो एम सेल होता है उसमें भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बट ये वाले सेल में जो है ना एक कंडीशन है जो कि तुम लोग बाद में पढ़ोगे, फिलहाल इतना जान लो इन तीनों में 288 का जो ब्रेकडाउन होता है ऐसा होता है। ओके, तो अब जो है ना पहले सभी लोग हम लोग के सेल भरते हैं, फिर उसके बाद एल सेल पे मूव करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट वाले सेल यानी एम सेल पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले के सेल भरा जाता है। ओके, तो सोडियम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर लो क्योंकि के सेल भराएगा ना तब। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गया, अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे। रुको, ओके, तो अब 9 इलेक्ट्रॉन बचे। अब दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसमें से वापस से माइनस कर लो, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया दूसरे वाले सेल में। और कितना बचा अब इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास? एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो गया हो, वैसे डाउट तो होगा। चलो वापस से बता देता हूँ। अब कार्बन वाला केस लेते हैं जैसा कि बुक में कहा गया था। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ओके, तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये सबको पता है। तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास केवल अब 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले सेल में आ जाएगा। अब जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है ये तुमने 9th क्लास में पहले भी पढ़ा है, वापस से बता देता हूँ। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं ना सबको मतलब बैलेंस होने के लिए, मतलब सस्ट कैसे बताऊँ, मतलब कि मान लो उनको खुश होने के लिए लास्ट वाला सेल उन लोग का कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो वो कैसे होता है, वो लोग चाहते हैं ना कि सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, मतलब जो लास्ट वाला ऑक्टेव है वो कंप्लीट हो जाए। इसको कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस के बारे में तुम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हो जैसे कि हीलियम, नियॉन, ये सारी गैसेस जिसका जो लास्ट सेल होता है वो 288, यानी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 2 होंगे या तो 8 होगा या तो 8 होगा। ओके, तो उसी तरह अगर इसको भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करनी है तो ये के सेल है, ये एल सेल है। तो यानी इसको बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, तब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। तो देखो अब इसकी क्या कहानी है, रुको मैं वापस से दिखाता हूँ। तो या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ओके, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से ले ले। ओके, तो इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन हो जाएगी। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये निगेटिव आयन बन जाएगा। ये बात तो तुम लोग समझ ही रहे हो। निगेटिव आयन मतलब नॉन मेटल बन जाएगा, पॉजिटिव आयन यानी मेटल बन जाएगा। ओके, तो ये क्या करता है, अब हम लोग वही बात करने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। तो अगर तुम लोग भूल गए तो एक एलिमेंट में प्रोटॉन कितने होते हैं? तो एक एलिमेंट में प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। ओके, तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होंगे। ओके, अगर ये जो है ना गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो तुम ही सोचो ना कि फोर प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे हैंडल कर पाएंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और ऊपर से 4 और गेन कर लेता है, तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके सॉरी, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स कैसे हैंडल कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो ये वाला टॉपिक, ये वाला जो वे था, ये कट जाता है। अब हमारे पास दूसरा वे बचता है कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो देखो, 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, 3 या 2 तो करने नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 6 प्रोटॉन वाले कार्बन के पास काफ़ी कम एनर्जी होती है। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव भी नहीं कर सकता। समझ रहे हो? अब देखो, अब हम लोग कुछ बॉन्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इसको मैं तुमको बोर्ड पे ही समझाता हूँ। अब बात आती है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, यानी कार्बन अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। तो ये जो है ना आयनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं है। आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसका मतलब अब इसको जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट या रिसीव करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये क्या करता है, ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा वो इसका भी रहेगा, और साथ ही साथ जिस एलिमेंट के साथ शेयर कर रहा है वो उसका भी वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बोर्ड पे समझाता हूँ, रुको। तो मेरे दोस्तों, जो टॉपिक की मैं स्टार्टिंग में नहीं बात कर रहा था कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड टॉपिक होने वाला है, वो यही है। अगर तुम ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन से समझ पा रहे हो तो ग्रेट, नहीं तो थोड़ा ब्रेक लेके वापस ये वाला टॉपिक समझना, क्योंकि ये कुछ लोग के सर से ऊपर चला जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। ओके, तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तुम सभी लोग जानते हो, जो कि होता है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1 हो जाएगी। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले, जिससे जो है ना इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है ना अटेन हो जाएगी। तो देखो, अब ये रिसीव या डोनेट करना नहीं चाहता। तो ऐसा तो है नहीं कि ये अकेला एक हाइड्रोजन एटम है, इसकी तरह के कई सारे हाइड्रोजन एटम होंगे। ओके, तो ये देखेगा अपने तरीके का दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसको भी सेम प्रॉब्लम हो रही। तो जैसे ये हाइड्रोजन एटम हो गया और ये हाइड्रोजन एटम हो गया। ओके, तो ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा कि मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, आज से ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी और मेरा इलेक्ट्रॉन भी। ओके, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये दोनों को बिलोंग करेगा, दोनों हाइड्रोजन को बिलोंग करेगा। सेम वे में ये बोलेगा मैं ऐसे तो इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं, मुझे भी तुम्हारा चाहिए। ओके, यानी आज से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दोनों हाइड्रोजन का। तो इस वे में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी दोनों हाइड्रोजन को बिलोंग करता है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी दोनों हाइड्रोजन को बिलोंग करता है, इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो होप कि ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। रुको, अभी थोड़ा नोट्स में दिखाता हूँ। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक्स से डिनोट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन। फिर दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, यानी वो जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों को बिलोंग करेंगे। ओके, और उसी तरह एक और केस है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के पास तीन इलेक्ट्रॉन का मामला फंसता है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। समझ में आया? तो चलो अब बोर्ड पे चलते हैं। अब जैसे देखो, मैंने बताया ना हाइड्रोजन वाला एग्जांपल। ओके, तो ऐसा कुछ था स्ट्रक्चर, है ना? तो हम लोग जो है ना अब इसको डैश से भी शो कर सकते हैं, यानी ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर है एक इलेक्ट्रॉन इधर है, बस इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। ओके, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर? तो अब चलो ये भी तुम्हें समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 6। क्लियर? तो या तो ये सॉरी, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और क्या बन जाता है? नेगेटिव आयन बन जाता है। ये तो तुम्हें पहले से ही पता है। तो कुछ नया बताते हैं। तो नया क्या है कि ये भी कोवेलेंट बॉन्ड को फॉलो करता है। वो कैसे? तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो ऑक्सीजन बनाना था, ये क्या बन गया? 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ओके, ये इलेक्ट्रॉन है वो कायदे से बन नहीं पा रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर।
तो दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर होता है यहाँ पे, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है यहाँ पे। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये इस वाले ऑक्सीजन से दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब तुम लोग देखो, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये खुश हो गया। मैं केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं, ओके। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा नहीं मुझे भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ले लेगा इससे दो इलेक्ट्रॉन। इससे दोनों ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो चुके हैं। तुम एक बार पॉज करके खुद जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका नंबर काउंट कर लो, तुम्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे दोनों ऑक्सीजन के पास। तो अब इसको हम लोग डैश से भी शो कर सकते हैं, बस ये दो जो इलेक्ट्रॉन है इसको ज्वाइन कर देना है, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर इसका, ओके। तो चलो अब नोट्स में वापस चलते हैं। तो अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। अब इसका भी तुम्हें वैसा डैश वाला स्ट्रक्चर बनाना है, तो जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है सबको आपस में ज्वाइन करते जाओ और फिर ये सारा जो स्ट्रक्चर है उसको इरेज कर दो, फिर तुमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ओके। चलो अब फर्दर बढ़ जाते हैं आगे। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, यानी मीथेन की बात तो हमने काफ़ी बार की है, अब हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है तुम्हें मीथेन का स्ट्रक्चर देख के? अब इसको भी तुम्हें डैश वाले फॉर्म में बनाना है, तो जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ज्वाइन कर दो, ओके। तो डैश वाले स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको भी रुको मैं वापस से दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। तो देखो, कार्बन 4 हाथ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ओके। तो अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं, शॉर्ट ट्रिक है। HONC। हाइड्रोजन के 1 हाथ होते हैं और ऑक्सीजन के 2 हाथ होते हैं, नाइट्रोजन के 3 हाथ और कार्बन के 4 हाथ, ओके। और कोई हाथ खाली नहीं होना चाहिए, ओके। तो अब बनाते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर वापस से। कार्बन, कार्बन के 4 हाथ, ओके। तो हर हाथ में अगर एक एक हाइड्रोजन दे दें तो ये देखो, अब ये जो है ना एक स्ट्रक्चर बन चुका है मीथेन का। अब अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है तो तुम कर सकते हो। देखो, इस हाइड्रोजन के पास भी एक हाथ है, ये वाला, और इस हाइड्रोजन के पास भी एक हाथ है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक हाथ है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक हाथ है। अब सिमिलरली कार्बन के पास भी 4 हाथ होने चाहिए। ये देखो, पहला हाथ, दूसरा हाथ, तीसरा हाथ और चौथा हाथ, ओके। तो मैं इसको हाथ कह रहा हूँ, वैसे ये हैंड नहीं है, ये ब्रांच बोलते हैं इसको, ओके। तो चलो, तो अब तुम्हें ये इस टॉपिक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम लोग आ रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब ये क्या है, तो चलो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। जो कार्बन होता है ना उसके पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, जिससे वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ओके। इसीलिए कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ना नॉर्मल कंपाउंड से ज़्यादा संख्या में होते हैं, ओके। होप ये भी बात तुम्हें समझ में आई होगी। अब जो है ना मैंने तुमको ब्रांच वाली बात बताई थी ना जिसको मैं हाथ बोल रहा था, वो कई टाइप की होती है। या तो स्ट्रेट, ये वाला पहला वाला, या तो ब्रांच, या तो नीचे एक हाथ दे दो तो एक ब्रांच बन जाएगा, या तो रिंग, ओके। तो चलो अब टेट्रा वैलेंसी ये क्या होती है। तो कार्बन के पास जो है ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। और कार्बन जो है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है विद कार्बन एटम। अब ये क्यों? क्योंकि देखो, मैंने बताया ना तुमको कि कार्बन जो होता है उसके पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। अभी देखो, अभी 2 सेकंड पहले बताया था मैं। तो वही प्रॉपर्टी अगर दोनों कार्बन में होगी तो लिंकिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। और इसका जो स्ट्रांग बॉन्ड केवल कार्बन एटम्स के साथ ही नहीं बल्कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर इन सब के साथ बनता है। और जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं ना वो अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं तो हम उनसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये भी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे। देखो, डबल बॉन्ड का एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था ऑक्सीजन का, जिसमें डबल दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन से शेयर किए जा रहे थे। और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल तुम्हारा नाइट्रोजन था, जिसमें 3 3 इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन से शेयर किए जा रहे थे। सेम यही चीज़ कार्बन भी फॉलो कर सकता है। देखो, जब तक कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तब हम उस कंपाउंड को बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। जब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है
तब वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें नोट्स में लिख लेना। अब हम लोग आइसोमरिज्म की बात करने वाले हैं। तो जैसा देखो, ये रहा कार्बन मतलब कोई भी कंपाउंड मान लो कार्बन का है, तो अब उसको तुम स्ट्रेट चेन में दिखा सकते हो। अब वही एज्यूम करो कि ये जो लास्ट वाला जो कार्बन है, अब इसको अगर तुम यहाँ से उठाकर नीचे दे दो किसी कार्बन को, सॉरी, नीचे दे दो किसी कार्बन को, तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपाउंड बदल गया या कंपाउंड चेंज हो गया, कंपाउंड वही रहेगा, बस उसका स्ट्रक्चर हमने बदल दिया, और वो भी केवल जो हमने पेंसिल पेन से ऐसा स्ट्रक्चर बस बदला है। ओके, तो अगर एक कंपाउंड का काफ़ी सारा स्ट्रक्चर हम लोग बना ले रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आइसोमरिज्म। ओके, तो चलो अब हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कितने टाइप्स के होते हैं कार्बन कंपाउंड्स, उनकी बात करने वाले हैं। तो देखो, हाइड्रोकार्बन्स की बेसिकली बात करने वाले हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन में वही साइक्लिक रिंग वाला, और ओपन चेन में ए साइक्लिक। ए साइक्लिक में भी तुम्हें दो तरीके देखने को मिलते हैं, एक में सिंगल बॉन्ड, एक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जब तक सिंगल बॉन्ड है तब तक वो सैचुरेटेड है, और जब ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गया तब वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। अब देखो, सैचुरेटेड का एक ही एग्जांपल है एल्केन, और अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। ओके, सिमिलरली अब ये वाला ब्रांच खत्म हो चुका है, अब इस साइक्लिक में आते हैं। तो साइक्लिक में हमें दो तरीके का मिलता है, एक मिलता है एलिसाइक्लिक। ओके, तो इसका एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन भी तीन तरीके के होते हैं, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन्स और साइक्लो एल्काइंस। ओके, अब एक और टाइप होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसका एक ही एग्जांपल है बेंजीन। ओके, तो ये सारी फैक्ट वाली चीज़ें थी, प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, अब हम लोग जो है ना कार्बन, रुको मैं तुमको थोड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ, फिर उसके बाद ऐसे बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ CH4। तो मुझे इसमें आपसे जानना है कि इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं। ऑफ कोर्स इसमें केवल एक कार्बन एटम है। अब वहीं अगर C2H6 ले लूँ, ओके, तो मुझे जानना है अब इसमें कितने एटम्स हैं। तो इसमें ऑफ कोर्स दो कार्बन के एटम्स हैं। तो वही चीज़ हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अगर कार्बन एटम केवल वन है, तो हम लोग का जो है ना प्रीफिक्स क्या रहता है, प्रीफिक्स रहेगा मिथ, यानी रूट वर्ड हम लोग का मिथ रहेगा। अगर कार्बन एटम्स दो हो जाते हैं तो एथ हो जाएगा, कार्बन एटम्स तीन हो जाते हैं तो प्रॉप, कार्बन एटम्स फोर हो जाते हैं तो ब्यूट, और कार्बन एटम्स फाइव हो जाते हैं तो पेंट। अब इसका क्या यूज़ है ये मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिलहाल अभी जो बता रहा हूँ केवल वो देखो। अब एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एन मतलब होता है नंबर ऑफ एटम। तो देखो, अगर कार्बन एटम वन लेते हो तो इसका फॉर्मूला कुछ बनेगा CH4। ओके, और एल्कीन्स और एल्काइंस में कार्बन एटम वन कभी हो ही नहीं सकते। एल्कीन्स और एल्काइंस में स्टार्टिंग हमेशा कार्बन एटम टू से होती है। ओके, तो ये बात तुम देखो इंपॉर्टेंट में लिखी गई है। ओके, तो सिंगल कार्बन का एटम कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है एल्कीन्स और एल्काइंस में। तो देखो, एल्केन की अगर बात की जाए, उसमें अगर हम कार्बन एटम दो कर देते हैं तो C2H4+2 यानी C2H8 हमें देखने को मिलता है, सॉरी C2H6 देखने को मिलता है। ओके, तो जब कभी भी ऐसा जनरल फॉर्मूला होता है तो सफिक्स हमें ANE देखने को मिलता है। ओके, और जब जनरल फॉर्मूला CnH2n हो जाता है तो हमें लास्ट में ENE देखने को मिलता है, और जब जब जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 हो जाता है तो लास्ट में हमें यानी सफिक्स हमें YNE देखने को मिलता है। और ये जो ANE, ENE और YNE है, ये रूट वर्ड के बाद जो है ना जोड़े जाते हैं, जिससे हमें एक नाम देखने को मिलेगा। वो अभी मैं तुमको एग्जाम्पल से बताता हूँ। ओके, ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि ये टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो चलो, एक एटम ले लेते हैं C2H6। अब देखो, कार्बन एटम दो है तो मेथ एथ यानी ईथ हो जाएगा, मतलब ये जो एथ है ये हो जाएगा हम लोग का रूट वर्ड। अब H6 देखने को मिल रहा है।
अब तुम ही सोचो, जो कार्बन एटम है इसका दुगना हुआ है और उसमें +2 कर दिया गया है, यानी हो ना हो ये इसका जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, और ये आता है एल्केन वाली कैटेगरी में। तो यानी H+ANE हो जाएगा, यानी हमें इथेन देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से होता है नामकरण। ओके, अब एक तरीका और होता है जिससे तुमको निकालना रहेगा, कंपाउंड्स फॉर्म करना रहेगा। जैसे देखो, अगर कार्बन एटम 2 ले लेते हैं और मुझे जो है ना एल्कीन टाइप का जो कुछ चाहिए, तो तुम इसको खुद से बना सकते हो। एल्कीन में क्या होता है, जस्ट कार्बन एटम का डबल हो जाता है, तो C2H4 हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्कीन। ओके, और इसका जो नाम होगा वो होगा इथीन। क्लियर? तो चलो, अब पहले जो है ना मीथेन का तो स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, अब इथेन का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इथेन में 2 कार्बन एटम आते हैं और हाइड्रोजन एटम होता है 6। ओके, तो इसके 4 हाथ हो गए सबके, और सभी हाथ में हाइड्रोजन। देखिए कितना इजी है, ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग इथीन का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। तो इथीन जो है ना, इसमें डबल बॉन्डिंग होती है और इथाइन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। और डबल बॉन्डिंग केवल केवल जो है ना 2 कार्बन कंपाउंड्स के बीच में होगी, किसी भी 2 कार्बन कंपाउंड्स के बीच में। तो देखो, इसमें 2 कार्बन कंपाउंड्स के बीच में हमें डबल बॉन्डिंग देखने को मिल गई। अब देखो, केवल इसका 2 हाथ आ पाएगा, 4 हाथ इस वाले कार्बन के हो चुके हैं। इसका भी केवल 2 हाथ आ पाएगा, और दोनों हाथ में एक एक हाइड्रोजन। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। ओके, अब एक और जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग कार्बन एटम 3 ले लेते हैं। ओके, और ग्रुप रहेगा एल्काइन का। तो एल्काइन में डबल में से 2 माइनस कर दिया जाता है, तो 3 का डबल होता है 6, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बचेगा 4। अब हमें C3H4 का बनाना है, तो चलो बनाते हैं। किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, तो इस वाले कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है। एक हाथ इसका निकलेगा और एक हाथ इसका निकलेगा, और 4 हाथ इसके। ओके, तो सभी हाथ में हाइड्रोजन। रुको, एक चीज़ गलती हो गई, वापस इसको सही कर दे रहा हूँ। हाँ, तो इसका 4 आता है। देखो, इसका 4 हाथ ऑटोमेटिक है, पहले से ही है, और सब भरे हुए हैं। तो इसका केवल एक ब्रांच होगा, इसके 3 ब्रांच। तो देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ओके, अब हमें वेरीफाई करना है, कार्बन एटम्स 3 होने चाहिए और हाइड्रोजन एटम 4। अगर ऐसा हुआ तो ये वेरीफाइड। कार्बन कार्बन एटम्स 1 2 3 और हाइड्रोजन एटम 1 2 3 4। तो देखो, वेरीफाई हो गया। अब जो है ना, तुम लोग को इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा डाउट होने वाला नहीं है, अगर तुमने ये चीज़ समझ लिया है तो। अब देखो, कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, हाइड्रोजन कंपाउंड्स, या तुम कह सकते हो हाइड्रोकार्बन्स। तो उनका कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर कर पा रहे हो तो ग्रेट, नहीं तो प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करने वाले हैं, इसको मैं तुम्हें एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। तो चलो, थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है। अब हम लोग करने वाले हैं फॉर्मेशन CH3COOH। इसको तो तुम लोग जानते ही होगे, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। तो अब हम लोग बेसिकली इसकी फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब तुम लोग बोल रहे हो यार, हम लोग तो हर हाथ में केवल हाइड्रोजन ही देते आ रहे थे। तो देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये क्या होता है, जैसे देखो, मैं बात करूँ अगर CH4 की, तो इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि अब हम लोग हर हाथ में, हर ब्रांच में हाइड्रोजन देते देते बोर हो चुके होते हैं। तो अब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे हाइड्रोजन ना देना पड़े। तो हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं जिसके भी एक हाथ होते हैं, जैसे OH का भी एक हाथ होता है। तो इस हाथ में अगर हम लोग OH दे देते हैं तो CH3OH हो जाता है। ओके, तो यही होता है फंक्शनल ग्रुप, यानी हम लोग हाइड्रोजन को जो है ना रिप्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अब OH की जगह तुम लोग Cl भी दे सकते थे, Cl की जगह तुम लोग Br भी दे सकते थे,
ये डिपेंड करता है तुम पे, तुमको क्या देना है। तो चलो अब हम लोग तो CH3COOH की फॉर्मेशन करने वाले हैं ना। तो हाइड्रोजन के 3 एटम्स, देखो अब क्या होगा। अब सोचने वाली ये बात आती है कि यार अब क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड तो नहीं ना है। तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा इजी है। अब हम लोग एक हाथ में हाइड्रोजन देंगे, सॉरी कार्बन देंगे। अब डबल बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन से और सिंगल बॉन्डिंग होगी OH से। ये जो इतना चीज़ आ रहा है ना, ये तुम लोग नोटिस कर पा रहे होगे, ये H को जो है ना रिप्लेस कर रहा है बस। और ये हो गई फॉर्मेशन CH3COOH की। CH3COOH। ओके, काफ़ी ज़्यादा गोच दिया वैसे मैं। वैसे तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा। अब एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन तो तुम लोग कर ही लोगे, मतलब फॉर्मेशन नहीं कह सकते, स्ट्रक्चर तो बना ही लोगे। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, जिसका केवल एक हाथ होता है, जिससे तुम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करके उसको यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? देखो ये जो मैंने बताया था ना CH4 वाला, उसकी जगह हम लोग एक हाइड्रोजन की जगह COOH रख लेते हैं, जिससे एसिटिक एसिड बन जाता है। ओके, तो जो एसिटिक एसिड वाला केस था वो कहाँ, वो है ये वाला, देखो फोर्थ वाला केस एसिटिक एसिड वाला। ओके, और एसिटिक एसिड का देखो यही वाला केस है, समझ रहे हो। और ये रूट फॉर्म जुड़ जाता है, देखो अगर हम OH जोड़ते हैं तो वो मिथेनॉल हो जाता, मीथेन रहता, और लास्ट में जो सफिक्स होता है वो OL जुड़ जाता। तो समझ ही गए, वो मिथेनॉल बन जाता वो। ओके, तो इसी के साथ साथ ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहना, H को रिमूव करके इन सब को भरते रहना और नाम बनाते रहना। तो चलो अब हम लोग आ गए हैं होमोलॉगस सीरीज, जो कि है लास्ट टॉपिक। तो ये क्या होता है, इसमें जो है ना CH2 का डिफरेंस देखने को मिलता है, या 14 AMU का डिफरेंस देखने को मिलता है। और इसमें जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। और और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहती है। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। ओके, तो अब देखते हैं CH2 का डिफरेंस कैसा। ये कुछ समझ में नहीं आया होगा तुम लोग को, मैं बोर्ड पे लेके चलता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ। जैसे देखो, अब हम लोग एल्केन वाला ग्रुप उठा रहे हैं, तो एल्केन में इथेन, और अगर हम लोग इथेन में से मीथेन माइनस कर लेते हैं तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो C2H6 यही होता है फॉर्मूला इथेन का। अब इसमें से हम लोग CH4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 4 है, तो 2 हाइड्रोजन बचेगा, यानी H2 बचेगा। अब 2 कार्बन एटम में से एक कार्बन एटम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक कार्बन एटम बचेगा। देखो CH2 का जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है। यही होता है होमोलोगस सीरीज, यानी CH2 का डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी एल्केन वाले ग्रुप में जितने भी तुम्हें फॉर्म करोगे ना, उन सब में CH2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ये नहीं कि तुम पेंटेन में से मीथेन घटाओगे तो तुम्हें तुमको CH2 देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। तुम लोग जो है ना जैसे लेवल मतलब समझते हो, तो लेवल में से घटाना, मतलब लेवल 2 में से लेवल 1 ही घटा सकते हो। ओके, अब ऐसा नहीं है कि लेवल 6 में से लेवल 1 घटाओगे, तो ये कोई फ्री और फेयर थोड़ी हुआ, समझ रहे हो। तो चलो लोग, अब हम लोग जो है ना यही वाला प्रैक्टिकल एक बार और करने वाले हैं। ये करेंगे हम लोग C4H8 और C3H6 पर। जान रहे हो ये जो दोनों जो है ना एल्कीन वाले ग्रुप से आते हैं। तो चलो इन पे ये प्रैक्टिकल करते हैं। तो H8 में से H6 माइनस हो जाएगा, तो हमें देखने को मिलेगा H2। और 4 कार्बन एटम में से 3 कार्बन एटम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक कार्बन एटम बचेगा, जो कि CH2 होता है। समझ रहे हो। तो ठीक है, ग्रेट। और अब तुम लोग सोच रहे होगे यार ये 14U वाली कौन सी बात थी, तो वो भी चलो मैं बता देता हूँ। CH2 पहले लिख लूँ। तो देखो कार्बन का जो है ना एटॉमिक मास तुम लोग जानते हो 12 होता है। ओके, और हाइड्रोजन का 1 होता है, और इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो इंटू 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 2। अब इस 2 को और इस 12 को जब जोड़ दोगे,
यानी जब CH2 को ये वाला जो हुआ है, इसको जोड़ दोगे तो तुम्हें 14 देखने को मिलेगा। उसी 14 की बात की जा रही थी, 14 AMU। ओके, तो वही चीज़ है, 14 AMU बोलो या फिर CH2 का डिफरेंस बोलो, बात एक ही है। अब इसी के साथ साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो प्लीज़ करना मत भूलना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे नाउ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक एंजॉय करते रहो, बाय। और घर पे रहना, सेफ रहना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को शेयर करना तो भूलोगे नहीं तुम लोग, तो वो चीज़ बता दे रहा हूँ। और ये जो वीडियो लेक्चर तो तुम लोग देख ही रहो, और ये जो स्लाइड मैं यूज़ किया हूँ, ये तुम्हें इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। वापस से बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक है, उस पर टैप करना है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप खुल जाएगा। उसमें तुम लोग डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, और इस वीडियो से भी रिलेटेड कोई डाउट्स होगा तो तुम लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो, उसमें मैं भी हूँ। ओके, तो इसी के साथ साथ एंजॉय करते रहो, बाय।